हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर 6 इसको कंटिन्यू करेंगे और आज पार्ट 3 होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। वो क्वेश्चन है कि वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकती है विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना क्यों आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो सरवाइव नहीं कर सकती है। तो हम लोग एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं जहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ना हो तो क्या सिचुएशंस होंगी, इनको हम लोग कुछ पॉइंट्स में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो कौन सी प्रॉब्लम्स देश को फेस करनी पड़ सकती है। तो इसमें पहला है कि एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। कि सारे कैंडिडेट्स जो खड़े होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वो पार्टी से संबंधित नहीं होंगे, पार्टियां नहीं होंगी, तो सारे कैंडिडेट्स जो होंगे वो इंडिविजुअल होंगे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उनकी संख्या इसलिए ज़्यादा हो जाएगी कि हर लोग चाहेगा कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, तो इसलिए वोटों का बंटवारा भी उसी हिसाब से हो जाएगा। तो जो जीतेगा वो बहुत थोड़े वोट से ही जीतेगा या उसको बहुत कम वोट मिलने वाले हैं। तो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के जितने भी डिमेरिट्स होते हैं सब यहाँ देखने को हम लोग को मिलेंगे। नेक्स्ट इज नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल। लोगों से वो किसी भी प्रकार का कोई वायदा नहीं कर पाएंगे, कोई प्रॉमिसेस नहीं कर पाएंगे। प्रॉमिसेस क्यों नहीं कर पाएंगे? जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ जब इलेक्शन में खड़ी होती हैं तो इलेक्शन से ठीक पहले वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं और ये बताती हैं कि अगर देश के लोग उस पार्टी को वोट देंगे तो वो अगले 5 सालों में क्या कुछ उनके लिए प्रोग्राम्स क्या हैं उनके करने के लिए वो बताती है मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में। लेकिन यहाँ तो कोई घोषणा पत्र होगा नहीं, अगर होगा भी तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित ही ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा दूर वो जा नहीं सकते हैं। तो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू पीपल्स के लिए कोई बड़ी प्रोमिसेस देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंडिविजुअल कैंडिडेट जो होगा वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही संबंधित होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो उनके प्रॉब्लम्स की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट इज़ नो मेजर पॉलिसी चेंज विल हैपन। कोई भी पॉलिसी चेंज बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनके व्यू पॉइंट्स अलग अलग होंगे और बहुत ज़्यादा बिखरे हुए व्यू पॉइंट्स होंगे। जबकि एक पॉलिटिकल पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है, जो टॉप के लीडर्स होते हैं, वो जो एक निर्णय लेते हैं वो पूरी पार्टी मान जाती है उस पर। तो वो जो 273 लोग हैं मिनिमम, वो तो इकट्ठे एक व्यू पॉइंट पे आ जाते हैं ड्यू टू पार्टी के कारण। वो जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं सब एक मत पे आ जाते हैं, एक उनकी व्यू पॉइंट हो जाती है, क्योंकि वो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब कैंडिडेट्स सिंगल होंगे, इंडिविजुअल होंगे, तो उनके व्यू पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और वो एक जगह उनको इकट्ठा कर लेना, एक व्यू पॉइंट बनाना बहुत कठिन काम है। तो हम लोग देखेंगे कि बहुत मेजर कोई पॉलिसी चेंज नहीं आ पाएगी वैसी स्थिति में जो पार्टियां नहीं रहेंगी। गवर्नमेंट यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। गवर्नमेंट की यूटिलिटी जो है, गवर्नमेंट की उपयोगिता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सब इंडिविजुअल है तो सब अपने अपने इंडिविजुअल बातों को रखेंगे, तो गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टिव चीज़ों पे ध्यान देती है। वो ऐसे इस सोशल वेलफेयर की स्कीम्स लेके आती है जिससे देश के सभी को फ़ायदा हो, सभी का बेनिफिट हो, सभी का कल्याण हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित वेलफेयर स्कीम हो, तो उससे सारे लोग फ़ायदा उठा पाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट की जो असली यूटिलिटी है वो यहाँ फुलफ़िल नहीं हो पाएगी।
नेक्स्ट इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली। जब वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स होंगे तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने उसे जिता करके पार्लियामेंट भेजा है, वो सबसे पहले पार्लियामेंट में जाते ही उनके लिए कुछ करना चाहेंगे, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, न कि देश पे फोकस करेंगे या देश की पॉलिसीज़ पे फोकस करेंगे या कोई लॉज पे फोकस करेंगे कि कोई अच्छा लॉज आ पाए सिटीजन्स के लिए। तो इस पे फोकस न करके वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ही उलझे रह जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। कोई भी इस बात का ध्यान नहीं देने वाला रहेगा, चूँकि इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं तो देश का कौन सोचेगा, तो सबके किसी का कलेक्टिव व्यू कुछ है नहीं, सब इंडिविजुअल हैं, सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, तो आखिर देश के बारे में कौन सोचेगा। तो देश का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो और कलेक्टिव व्यू हो उनका, उनके एजेंडाज पहले से पब्लिक को मालूम हो कि क्या किन एजेंडाज पे वो जीतने के बाद काम करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर ही एक वोटर किसी पार्टी को वोट करता है। तो जब ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो फिर देश का डेवलपमेंट और देश की बात कौन सोचेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जब पार्टियां नहीं रहेंगी। तो अब तो इतने हम लोग समझ लिए, इन बातों से हमको समझ में आ गया कि इंडिविजुअल कैंडिडेट से बात नहीं बनेगी और एक पार्टी की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो आइए उन चीज़ों को देखें कि कंक्लूजन पे हम लोग क्या पहुंचते हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज़ डायरेक्टली लिंक टू द एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी करते हैं। हर एक इंडिविजुअल नहीं जाता है पार्लियामेंट में, इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कैंडिडेट्स पार्टियां खड़ा करती हैं और उन पार्टियों के एजेंडे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके प्रोग्राम्स को देखते हुए लोग उसको वोट देते हैं और एक कैंडिडेट कोई जीत करके पार्लियामेंट में जाता है, तो वो उस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी दोनों में डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ती है आगे। तो जैसे जैसे इमर्जेंस हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड में लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरफ। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिस तरह डेवलप करती जाएगी वैसे ही पॉलिटिकल पार्टियों का डेवलपमेंट होता जाएगा, वो भी आएंगी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी में एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स को हम स्वीकार करते हैं तो वी हैव टू एक्सेप्ट द पार्टीज ऑल्सो। ये मेन चीज़ है। दे सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसी, जस्टिफाई और अपोज देम। अब जो लोग पार्टीज से जुड़े होते हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, उनका काम क्या है? पार्टियों का काम है कि वो सपोर्ट भी करती हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट का अपोज भी करती हैं। वो पॉलिसीज़ बनाती हैं, देश किन पॉलिसीज़ से चलेगा ये सारा निर्णय उन रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में होता है। वो हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ये सारी चीज़ें उनके हाथ में होती हैं। इसके अलावा वो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ गवर्नमेंट का अपोज भी करते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई रॉन्ग पॉलिसीज़ लाती हैं तो उनका अपोज भी करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज़ फुलफिल द नीड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ ही वो हैं जो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के नीड्स को फुलफ़िल करती हैं।
तो बच्चों ये तो था कंक्लूज़न जो ये कहता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पार्टियों का होना बहुत ज़रूरी है। केवल इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के रहने से गवर्नमेंट सही ढंग से वर्क नहीं करेगी। इन पॉइंटों से हम लोगों ने इस बात को समझा है। तो बच्चों ये पॉइंट तो यहाँ ही समाप्त होता है और अगले पॉइंट में फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।